हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एक्सेल के ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग सीखेंगे फार्मूलाज टैब के बारे में, इसके अंदर अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में। देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल रखा है, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने फार्मूलाज टैब पे क्लिक कर रखा है। अब यहाँ जो अलग अलग सेक्शन है, इसको आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने एक इमेज फाइल भी देखो रखा है यहाँ पे सामने। फार्मूलाज टैब है। जब आप फार्मूलाज टैब पे क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने कुछ इस टाइप का स्क्रीन आएगा, जहाँ पे अलग अलग सेक्शन है। एक आपका फंक्शन लाइब्रेरी सेक्शन हो गया, एक आपका डिफाइन नेम हो गया, फिर फार्मूला ऑडिटिंग है और कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये चार अलग अलग सेक्शन है जिनमें अवेलेबल सारे ऑप्शंस को हम लोगों को वन बाय वन सीखना है। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस के बारे में सीखा है, तो बहुत कुछ मिलता जुलता भी चीज़ आप लोगों को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ से फंक्शन इंसर्ट करना आसान हो जाता है, फार्मूला पे काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग इसके एक्सेल के स्क्रीन पर चलते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हो, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास इंसर्ट फंक्शन है, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ F3। याद रखना, शॉर्टकट क्या है भाई? शिफ्ट के साथ F3। ये आपका इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट है। अक्सर ये सब चीज जो है ना पूछा जाता है बिल्टन वर्ग एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से इसको भी याद रखने की कोशिश करेंगे। शिफ्ट F3 से इंसर्ट फंक्शन का काम होता है। लेकिन चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वैल्यू में डाल देता हूं 12, 34 ऐसा कुछ भी। एक तो ये चीज है, मुझे यहां पे एक फंक्शन इंसर्ट करना है सम। तो मैनुअली अगर हम लोग इस काम को करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल्स सम, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके कोई वैल्यू जो मैनुअली हम लोगों को डालना होता है वो वैल्यू हम लोग कॉमा से सेपरेट करके डाल देते हैं, और फाइनली ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देते हैं, है ना? या नहीं तो ऐसे हम लोग लिखते हैं इक्वल सम, और मान लो यहाँ A1 से लेके A5 तक के डेटा को इंसर्ट करना है तो हम लोग ऐसे काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये एक्सपर्ट यूजर्स के लिए ये मेथड सही है, लेकिन मान लो आप जो है नहीं चाहते हो कि मैं वैसे इंसर्ट करूं, तो देखो आपके पास इंसर्ट फंक्शन है। आप यहाँ क्लिक करो, या कीबोर्ड से आप शिफ्ट के साथ F3 भी दबा सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी मान लो यहाँ पे मुझे सम निकालना है। ओके, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है भाई? सम निकालना है। ठीक है, तो D2 में मुझे सम निकालना है। D2 सेल को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी आपको फंक्शन इंसर्ट करना हो उस सेल को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। अब देखो यहाँ इंसर्ट फंक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ मोस्ट रिसेंटली यूज्ड का लिस्ट है, जो भी मैंने यूज किया होगा ना मोर रिसेंटली अभी, वो सारा यहाँ पे है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके देखो, आपके सामने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैटेगरी ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है, जहां ऑल है, फिनेंशियल है, डेट एंड टाइम है, मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। तो अगर आप चाहो, उसके अलावा लुकअप एंड रेफरेंस है, डेटाबेस है, टेक्स्ट है, लॉजिकल है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, और भी आगे है। देखो ना, क्यूब है, कंपेटिबिलिटी है, वेब है। तो यहां से भी अगर आप चाहते हो कि भाई यहां से मैं कौन सा फंक्शन यूज करूं, आपको ये चीज तो ध्यान रखना होगा। अब मान लो आपको सम यूज करना है, लेकिन आपने डेटाबेस फंक्शन यहां से सिलेक्ट कर लिया, तो यहां पे जो फंक्शन का लिस्ट आएगा ना, वो डेटाबेस फंक्शन का आएगा, न्यूमेरिक का नहीं आएगा। या तो आप ऑल कर लो और उसके बाद यहां सर्च कर लो। यहां सर्च देखो, जैसे ही यहां पे आपने क्लिक किया, पहले से लिखा हुआ टाइप अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आप कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लो, और डिलीट बटन कीबोर्ड से दबाने की जरूरत नहीं है। आप सम लिखो और यहां से गो करो। देखो सम फंक्शन सामने आ गया। अब इस सम फंक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूं और यहां से कर देता हूं ओके। अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन कौन सा नंबर आपको जोड़ना है, तो मैं मैनुअली डालता हूं यहां से, और टैब का इस्तेमाल करेंगे अगले टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए, ताकि अगले नंबर को आप यहां पे फीड कर सको। और मान लो लास्ट में एक टैब आपने फिर से प्रेस कर दिया, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो ये ऐड करके बता भी रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा, 6291 आएगा। ओके करो, देखो यहाँ पे 6291 आ गया, है ना? इसी ढंग से अगर मान लो आपको अगेन सम निकालना हो, यहाँ पे जहां ये वाला रेंज आपको डालना है ना, तो उस केस में आप
DK3 में आपको इंसर्ट करना है। D3 सेल को आप सेलेक्ट करो, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करो। चलो यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली यूज में सम आ ही गया है। अच्छा, सम के अलावा आप एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट कुछ भी यूज कर सकते हो ना, जो मैंने ऑलरेडी फंक्शन वाले वीडियो में बताया आप लोगों को। यहाँ से ओके करो। अब मुझे यहाँ पे नंबर नहीं डालना है तो मैं यहाँ से सिंपली रेंज डाल दूंगा और यहाँ कर दूंगा ओके। देखो सम आ गया, है ना। अगर ये तीसरा मेथड भी आपको छोड़ छोड़ के सम निकालना है, मान लो यहाँ पे DK4 में इंसर्ट सम, मुझे सम तो निकालना है ओके, लेकिन यहाँ मैं इस सेल को लेता हूँ, अगले में मैं इस सेल को लेता हूँ। देखो मैंने 34 को छोड़ दिया, अगले सेल में मैं इसको ले लेता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। ऐसे भी निकल सकता है। तो कितना आसान है। जैसे आप लोगों ने सम निकालना सीखा, आप लोग प्रैक्टिस करना, बाकी फंक्शंस को भी यहां से यूज करना। एक आध फंक्शन में फिर बता दूंगा। अब जैसे देखो यहां पे जो नंबर्स रखे हुए हैं, मुझे यहां पे ऑटो सम निकालना है। एक उपाय तो है आपके पास ऑटो सम का कि आप कंट्रोल के साथ इक्वल दबाओ, अल्ट के साथ आप इक्वल दबाओगे ना, ऑटोमेटिक देखो सम निकल जाता है। ये देखो, लेकिन मुझे अल्ट के साथ इक्वल, मान लो मुझे शॉर्टकट नहीं पता है कि अल्ट के साथ इक्वल, जैसे अभी मैंने क्या बोल दिया गलती से कि कंट्रोल के साथ इक्वल, ऐसा हो सकता है कि याद ना हो। तो अगर अल्ट के साथ इक्वल आपको नहीं याद है तो आपको, आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे निकालना है भाई, यहाँ पे ऑटो सम है, यहाँ क्लिक करो, क्या निकालना है, सम। ओके, सम निकल गया, इंटर प्रेस कर दो। अगर आपको सम नहीं निकालना हो सपोज, तो यहां क्लिक करो, यहां से एवरेज निकालना है, एवरेज ले लो। ये तो आपकी मर्जी है ना कि आपको क्या निकालना। मैं यहां कंट्रोल B से ऑलरेडी बोल्ड कर देता हूं। अब देखो बोल्ड में रिजल्ट आएगा। काउंट नंबर्स मैंने सेलेक्ट किया, देखो काउंट हो रहा है, ठीक है। यहां से ऑटो सम में जाके मैक्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, देखो मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम जो बिगेस्ट वैल्यू वो आ रहा है। सिमिलरली ऑटो सम में अगर मैं मीन सेलेक्ट करूं, देखो मिनिमम आ रहा है। कितना आसान है। और अगर यहाँ पे अवेलेबल जो भी फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, अगर इसके अलावा आपको फंक्शन को यूज करना है तो मोर फंक्शंस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे एवरेज यूज करना है, ओके, देखो यहाँ से ओके कर लो, एवरेज आ जाएगा, है ना। कितना सिंपल है। चलो कंट्रोल B से मैं इसको अनबोल्ड कर देता हूँ। याद रखना, अल्ट के साथ इक्वल दबाने से भी आपका ऑटो सम निकलता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया यहां तक। अब देखो रिसेंटली यूज्ड का यहाँ पे लिस्ट, यहां से भी मान लो आपको यहाँ पे सम निकालना है, आप रिसेंटली यूज में जाओ। सम क्यों, मान लो मुझे काउंट ही निकालना है, काउंट को आप सेलेक्ट कर लो और यहां से ओके कर दो। A4 से B4 दे रहा है, नहीं, मुझे रेंज चेंज करना होगा, इतना को काउंट करना है, ओके। मतलब कहीं ना कहीं सेम काम, बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। यहां पे आपको फिनेंशियल फंक्शन का सारा आपको लिस्ट मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप यहां से भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग करके देख लेना। अच्छा, मजेदार बात क्या है, इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे भी क्लिक करो, वही शिफ्ट F3 है, सेम डायलॉग बॉक्स आएगा। उसी ढंग से आपके पास लॉजिकल फंक्शन भी है, बस सिर्फ फर्क ये होता है ना कि जैसे लॉजिकल फंक्शन आपको यूज करना है, आप एंड सपोज यूज करना है। एंड को मैंने बताया था कि एंड में आप 2 या 2 से अधिक कंडीशन लिख सकते हो और दोनों जो जितना भी कंडीशन आप लिखोगे उसके सही होने पे, ये सबके सही होने पे ये ट्रू देता है। जैसे मैंने मान लो पहले लिखा कि क्या 12 ज़्यादा है 7 से, हाँ जी बिल्कुल है। और फिर मैंने लिखा कि क्या 5 कम है 70 से, तो हाँ, 2 ही कंडीशन मैंने डाला है और दोनों सही है। देखो ये ट्रू दे रहा है। F2 दबा के आप यहाँ पे देख लो। तो लिखने से आप बच जाते हो, बस सिर्फ इतना का फर्क है। उसी ढंग से टेक्स्ट फंक्शन है। आप चाहते हो कि भाई मुझे चलो मैं लेन निकालता हूँ, यहाँ लेन आ गया। अब लेन मैं यहाँ लिख देता हूँ कोडिंग विद साइबोटेक, यहाँ डबल कोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ओके कर लो, देखो ऑटोमेटिक जो है यहाँ डबल कोटेशन से ऐड होके आ रहा है ना। अगर आप कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो ABCD मैंने लिख दिया और मुझे लेंथ निकालना रहता है, तो मैं यहाँ टेक्स्ट में जाता, यहाँ लेंथ फंक्शन को सेलेक्ट करता और यहाँ टेक्स्ट ना डाल के जिस सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि फिलहाल मेरे केस में जीवन है, उस सेल का एड्रेस डाल के ओके पे क्लिक कर देता है। देखो सेम चीज़ है ना। तो काम आपका आसान हो जाता है। ओके, इसी ढंग से डेट एंड टाइम फंक्शन है। मान लो आपको यहाँ पे करंट डेट टाइम चाहिए, तो आप डेट एंड टाइम में जाओ, यहाँ से नाउ फंक्शन है ना, नाउ को यूज कर लो, ओके करो।
अब देखो यहाँ करंट डेट टाइम आ रहा है, आपको सिर्फ डेट चाहिए तो यहाँ से जाओ, यहाँ से डेट फंक्शन यूज कर लो, यहाँ पे आप डाल दो ना, मान लो 2025 16 17 और मान लो 2, अच्छा 17 नहीं, एक्चुअली दूसरा महीना है, मैंने उल्टा डाल दिया, और 17। ओके, चलो देखो ये डेट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन भी उसी ढंग से आप भी लुकअप एच लुकअप वगैरह यूज कर सकते हो। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि फंक्शन आप लोगों को याद होना चाहिए, बेस्ट होता है, ठीक है। वो चीज़ अगर आप याद रखते हो, जैसे अब मान लो एच लुकअप ही आपको यूज करना है, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स, अगर आप लोगों ने एच लुकअप फंक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि इन पैरामीटर्स का क्या काम है। उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे डेटाबेस रखना भी पड़ेगा, है ना। तो पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें और वहाँ के हिसाब से डेटाबेस डिज़ाइन करके हॉरिजॉन्टल और एच लुकअप यूज़ करें। सारे फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मोर फंक्शंस में भी बहुत सारे फंक्शन का लिस्ट आ जाता है। हालांकि देखो ये सारा एक ही चीज़ है, ये काम तो हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका नेम मैनेजर है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल F3 है। क्या है भाई? कंट्रोल के साथ F3। इसका शॉर्टकट भी आप लोग लिख लेना। ये किसका शॉर्टकट है? ये शॉर्टकट है नेम मैनेजर का, ठीक है। नेम मैनेजर का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के साथ F3। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लोगे। क्या काम करता है देखो, यहाँ पे मैं नेम मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने कोई नेम नहीं डिफाइन किया, इसलिए देखो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आपसे नाम मांग रहा है, चलो नाम में मैंने डाल दिया AA, कुछ भी डाल सकते हो। रेफर्स टू व्हाट, तो रेफर्स टू में आप यहाँ जो भी चीज़ है उसको हटा के अपना रेंज डाल दो और उसके बाद ओके कर दो। अब देखो क्या मज़ेदार बात है, AA नाम जो है ना वो इस रेंज के लिए सेट हो गया। अब मान लो आपको सम निकालना है तो आप सम AA लिख के ब्रैकेट बंद करो और इंटर प्रेस कर दो, देखो सम निकल जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे डेट टाइम यूज किया है इसीलिए ये डेट फॉर्मेट में आ रहा है। आप ऐसा करो, कंट्रोल के साथ 1 दबाओ, ऐसा मैंने ऑलरेडी बताया है। यहाँ से इसको जनरल कर लो और ओके कर लो। देखो 270, आप यहाँ से ऑटो सम कर लो तो सेम रिजल्ट आ रहा होगा, है ना, सेम रिजल्ट आ रहा। अब देखो यहाँ पे भी खुद से इसने AA ले लिया, A1 से A5 इसने नहीं लिया है, तो ये सब चीज समझना है। लेकिन हो सकता है कि मान लो आपने यहाँ इक्वल सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और आप नाम भूल गए कि नाम क्या था, AA था कि AB था कि AC था। तो यूज इन फार्मूला पे क्लिक करो, यहाँ देखो यहाँ नाम आ जाएगा, AA पे क्लिक कर लो और ब्रैकेट बंद, इंटर। या नहीं तो अगर आप इक्वल सम लिखते हो और यूज इन फार्मूला पे जाते हो और यहाँ से नहीं तो पेस्ट नेम्स में जाओ, यहाँ पे जो भी डिफाइंड नेम होंगे, मैंने तो फिलहाल एक ही नेम डिफाइन किया है। हो सकता है प्रोफेशनली आप जब काम करोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेल रेंज के लिए आप जो है अलग अलग नाम आपने डिफाइन कर रखा होगा, तो जो भी नाम है आप उसको सेलेक्ट करके ओके करो और उसके बाद ब्रैकेट बंद करना मत भूलना और फिर इंटर प्रेस कर दो। कितना आसान काम है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहीं पे आपका ये तो डिफाइन नेम यहाँ पे भी है। देखो डिफाइन नेम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ डिफाइन नेम है और अप्लाई नेम है। अब डिफाइन नेम पे मैं क्लिक करता हूँ तो अगेन सेम डायलॉग बॉक्स आया ना जो मैंने नेम मैनेजर से क्लिक किया था, AA ले लो और यहाँ पे रेंज में मान लो इस बार मैं इतना ही डालता हूँ। ओके, अब देखो क्या कर रहा है, दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, सही बात है। चलो AB हम लोग रख लेते हैं और उसके बाद इस बार हम लोग रेंज कम डालते हैं, ओके करते हैं। अब हम लोगों के पास AA भी है, इसका रिजल्ट अलग आएगा, कंट्रोल 1, चूंकि यहाँ पे मैंने डेट टाइम नाउ फंक्शन यूज किया था। जनरल मैं कर लेता हूँ कंट्रोल 1 से और यहाँ पे मैं सम AB लिखता हूँ। देखो यहाँ पे अलग सम आ रहा है, क्यों भाई? क्योंकि दो अलग अलग नाम मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर अभी आप इक्वल सम लिखते हो और यहाँ से यूज इन फार्मूला करते हो, देखो दोनों नाम आ रहा है। आप AA को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करते हो तो AA के हिसाब से उसके सेल रेंज के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। और अगर आप इक्वल सम देके यूज इन फार्मूला पे क्लिक करके AB को सेलेक्ट करते हो और ब्रैकेट बंद करते हो तो उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। आसान है ना। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि नेम मैनेजर में आप जाओ तो आपके सामने देखो दोनों नेम्स खुले हुए हैं, यहाँ पे AA भी है AB भी है। अब मान लो AB को आप एडिट करना चाहते हो, AB अभी जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, A1 से A3 को। आप चाहते हो कि नहीं AA खत्म हो जाए, इसकी कोई
यूज नहीं है, तो ए को सेलेक्ट करके डिलीट कर लो। ओके, और बाद में आपको लगता है कि ए बी जो है ना वो A1 से A3 नहीं बल्कि A1 से A9 तक होना चाहिए, तो एडिट कर लो और यहाँ पे A1 से A3 की जगह नया रेंज डाल दो A1 से A9 और ओके कर दो। अब देखो क्लोज। अब अगर आप इक्वल्स सम और ए बी देते हो तो A1 से A9 रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो आप यहाँ अलग अलग सेल में जो बाकी सेल है जिसके लिए आपने वैल्यू नहीं डाला था, देखो यहाँ पे उसका भी इफेक्ट आ रहा है। हालांकि A10 में देखो आप 100 डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो रेंज है वो A1 से A9 के लिए ही है। लेकिन अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन उठता है कि मान लो कि अगर मैं नेम मैनेजर में जाऊं और ये जो ए बी नाम है जिसका मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ फार्मूला में, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, तो ये चीज याद रखना, ओके करो और क्लोज कर लो। देखो यहाँ पे हैज नेम आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे ए बी जो कि एक डिफाइंड नेम था, जब आप फंक्शन को यूज कर रहे थे आपने उसको बाद में डिलीट कर दिया। तो इस चीज को याद रखना कि अगर आपने कोई नेम डिफाइन किया है, उसको बहुत सारे जगहों पर यूज किया है, तो उसको डिलीट करने से पहले ये देख लें कि जहां जहां पे यूज है क्या वहां पे वो यूजलेस हो चुका है। अगर हाँ, तभी और सिर्फ तभी डिफाइंड नेम को डिलीट करें, अदरवाइज डिलीट करने से देखो यही प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगा। चलो इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मैंने तो जानबूझ के आप लोगों को बताने के लिए डिलीट किया था। अब यहां क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ F3। ये शॉर्टकट है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ओके, मतलब आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। नहीं, चलो पहले ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इतना A1 से A5 और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करता हूं, लेफ्ट कॉलम है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, दिस सिलेक्शन इज नॉट वैलिड, मेक श्योर द कॉपी एंड पेस्ट एरिया डोंट ओवरलैप अनलेस दे आर द सेम साइज एंड शेप। एक्चुअली इसका इस्तेमाल जो है ना, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का जो इस्तेमाल होता है, अगर मैं टॉप रो लूं, अब देखो ये क्या हुआ, ये एक्चुअली हम लोग इसको आगे पाइवट टेबल वगैरह जब बनाएंगे ना तो इसको हम लोग सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चार ऑप्शन, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम, इसको हम लोग अलग से आराम से सीखेंगे। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूं। मान लो यहां पे मैंने लिखा 45,000, 45,000। ओके, देखो ये मेन सेल है, यहां पे एक डायरेक्ट वैल्यू है। अब मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स A1 का 10%। अब A1 के हिसाब से यहां 10% निकल गया है। मान लो यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल्स A1 का 20% और यहां मान लो मैं लिखता हूं इक्वल्स A1 का 76%। अभी देखो ये जो A1 है ना, ये मेन सेल है, बाकी सारा आपका डिपेंडेंट सेल हो गया। कैसे समझोगे, वो सेल जो वैल्यू को डायरेक्ट रखे हुए है वो मेन सेल होता है, और वो बाकी जितना भी सेल है जो उस सेल को एज अ रेफरेंस यूज कर रहा है, देखो यहाँ A1 यूज हो रहा है ना फॉर्मूला के अंदर, वो आपका डिपेंडेंट सेल है। आपको पता क्या करना है, सो सुनो, आपको पता करना है, आप डिपेंडेंट सेल को सेलेक्ट करते हो और ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करते हो, तो ये बताता है कि ये जो डिपेंडेंट सेल जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा था उसके लिए कौन सा मेन सेल है, और उसके हिसाब से ये एरो दे दिया। अगर आप इसके बारे में पता करना चाहते हो कि ये किस पे डिपेंडेंट है, हालांकि देखो अगर आप यहाँ सेलेक्ट करके देखो फार्मूला बार पे, तो A1 यहाँ दिख रहा है, आप F2 भी दबाओगे तो यहाँ भी A1 दिख रहा है, तो साफ पता चलता है कि ये A1 पे डिपेंडेंट है। लेकिन आप एरो साइन चाहते हो तो ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ भी एरो आ गया। इसके बारे में भी सेम चीज चाहते हो, ये भी डिपेंडेंट है A1 पे, इसको भी सेलेक्ट करके और ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक कर दो, है ना। ये बता रहा है कि कौन जो आपका सेलेक्टेड सेल था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको चाहिए कि भाई रिमूव कर दो एरोस को, हटा दो। सिमिलरली अगर आप मेन सेल को सेलेक्ट करते हो और चाहते हो कि मेरे इस शीट पे कौन कौन सा वो सेल है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक ही झटके में आपको पता करना है, ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करो, देखो तीनों सेल्स था और यही 3 आया। अगर मान लो कि बाद में मैं यहाँ पे इक्वल, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल A1 का 45%। ओके, A1 का है ना, हाँ। अब इस मेन सेल को सेलेक्ट करो, ट्रेस डिपेंडेंट्स, जहां पिछली दफा 3 आ रहा था यहाँ देखो 4 आ रहा है। अच्छा,
अब यहां पे लिखते हो इक्वल्स A1 का 20%। तो यहां नहीं अभी एरो आ रहा है, आपको अगेन यहां ट्रेस डिपेंडेंस पे इस सेल को सेलेक्ट करो और ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक करो, देखो ये भी जुट जाएगा। और रिमूव एरोज, यहां पे भी आप डाउन एरो पे क्लिक करो। रिमूव प्रेसिडेंट एरोज नहीं है भाई, एक भी नहीं है। रिमूव डिपेंडेंट एरोज जो भी है सब खत्म हो गया, है ना। अभी शो फार्मूला पे क्लिक करोगे तो देखो जहां जहां पे फार्मूला लिखा हुआ है ये आपको दिखने लग जाएगा। अगर आप शो फार्मूला पे फिर से क्लिक करोगे तो ये आपका हट जाएगा। इसका शॉर्टकट एक्चुअली होता है कंट्रोल के साथ ये टिल्ड सिंबल, कंट्रोल के साथ ये आपका ये सिंबल है, देखो ये वाला, ये चीज याद रखना। मतलब अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सेम सिंबल लगाता हूं, देखो शो फार्मूला और अगेन वही शॉर्टकट दोबारा दबाओगे तो हट भी जाएगा। तो ये चीज याद रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग चाहो तो ले लो। ओके, एरर चेकिंग आपको पता करना है कहां कहां एरर है। अब यहां क्लिक करो, कहीं भी नहीं है, लेकिन जानबूझ के मैं कहीं एरर डालता हूं। मान लो मैंने यहां लिखा इक्वल 10/0, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, एक एरर तो यहां है। मुझे सम निकालना था लेकिन मैंने सम की जगह इक्वल ऐड लिख दिया है 12,45। अब भाई ऐड फंक्शन तो है नहीं। फंक्शन तो आप जब भी आप एक्सेल में कोई फंक्शन का नाम टाइप करोगे तो जो अवेलेबल है वही आएगा ना। तो यहाँ हैज नेम एरर दे रहा है, यहाँ हैज डिव दे रहा है। आप यहाँ पे एरर चेकिंग में जाते हो और एरर चेकिंग पे क्लिक करते हो, देखो ये बता रहा है पहला एरर तो आपको B3 में मिल गया, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। डिवाइड बाई 0 एरर है, अच्छा इग्नोर करो। अगला एरर फिर दे दिया। तो इस तरह का इसका नेक्स्ट। ओके चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन नहीं है लेकिन चलो ठीक है जो भी है। अभी एरर नहीं है। ट्रेस एरर, कोई एरर नहीं है। अच्छा अगर मान लो कि मैंने इसी ढंग से एक एरर रखा है और यहां मैं ट्रेस एरर पे क्लिक करूं, देखो ये क्या कहता है, ये एक्टिव सेल में कोई एरर होना चाहिए। अब एक्टिव सेल को आप मतलब जिसमें एरर है उस सेल को सेलेक्ट करके और तब आप यहां जाओगे ट्रेस एरर में, तब ये बताएगा कि यहां एरर है, ठीक है। उससे अच्छा तो वही है आपका एरर चेकिंग। अब देखो एक बहुत अच्छा फार्मूला, इवेलुएट फार्मूला। हम लोग क्या करते हैं ना, ये सारा डाटा यहां से हटा देते हैं। मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स 10 + 4 × 45 - 34/2 × 9 का 10%। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने फार्मूला लिखा जहां पे मैंने एडिशन ऑपरेटर का भी यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी, डिवीजन का भी। मल्टीप्लिकेशन का तो अगेन मैंने 2 बार और यूज किया और फिर परसेंट का भी यूज किया है। अब इतना कुछ लिखने के बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, देखो आपके सामने तो सीधा रिजल्ट आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएशन नहीं हो रहा है आपका फार्मूला। आप F2 दबाओ, देखो ये फार्मूला दिख रहा है और इंटर दबा दो, रिजल्ट दिख जाएगा। या कंट्रोल के साथ आप टिल्ड सिंबल यूज करोगे तो आपको फार्मूला दिखेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएशन आपका नहीं दिख रहा है। आप चाहते हो पता करना कि कैसे कैसे ये कैलकुलेशन हुआ है, तो सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लो जहां फार्मूला लिखा हुआ है, इवेल्युएट फार्मूला पे क्लिक करो। अब देखो ये बता रहा है कि सबसे पहले 4 और 45 आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, इवेल्युएट। उसके बाद 10 में 180 जुटा है, इवेल्युएट। उसके बाद 34/2 हुआ है, इवेल्युएट। उसके बाद 17 × 9 हुआ है, इवेल्युएट। उसके बाद 10% निकला है, इवेल्युएट। उसके बाद 153 × 0.1 हुआ है, इवेल्युएट। और फाइनली 190 - 15.3 हुआ है, इवेल्युएट। और तब जाके आपका रिजल्ट आया क्लोज, ठीक है। ये चीज था। अब ध्यान देना, यहां पे मैंने लिखा है, मान लो बहुत ध्यान से इसको समझना, ऐसा कुछ लिखा। यहां मैंने लिखा इक्वल A1 का 90%। अब देखो ये तो सामने मैं लिख रहा हूं इक्वल A1 का 95%। मान लो नीचे कहीं ऐसे जगह पे मैं इक्वल A1 का 34% लिखता हूं जो विजिबल नहीं है। अब आप यहां जब चेंज करोगे 60,000 करते हो इसको, तो बाकी जो डिपेंडेंट सेल है सब में चेंजेस हुआ होगा। ये दोनों सामने है, इसका चेंजेस दिख रहा है, लेकिन क्या जो नीचे है उसका चेंजेस आपको देखना था, आपको तो नीचे स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। इससे बचने के लिए आप देखो क्या कर सकते हो,
वॉच विंडो पे क्लिक करो, ऐड वॉच पे क्लिक करो और ऐड वॉच में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करो, ये सेल सेलेक्ट करके ऐड कर लो। मेरे केस में एक ही सेल है, मैंने एक ही सेल सेलेक्ट किया। कौन सा सेल था? तो ई का 18। आपके केस में अगर ज़्यादा सेल है तो सबको आप ऐड कर लो। अब उससे क्या होगा, ये वॉच विंडो को आप हमेशा साइड में रखना। अगर गलती से मान लो आपने क्लोज भी कर दिया, जो अभी मैंने किया भी था, तो वॉच विंडो पे क्लिक करके इसको सामने रखो। अब यहाँ पे आप मान लो इसको 90,000 करते हो, ध्यान देना। तो जो भी चेंजेस हुआ ये देखो, यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन नीचे E18 में क्या हुआ है तो यहाँ दिख रहा है। वो चीज़ देख लो, आप जाके देख लो, वो वही वैल्यू दिखा रहा होगा, है ना। ये चीज़ है कि किसी सेल के वैल्यू में हो रहे चेंजेस को अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। मल्टीपल सेल को भी आप ऐड कर सकते हो सिमिलरली। बाद में आपको लगता है कि नहीं अब तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो आप डिलीट वॉच पे क्लिक करो, खत्म हो गया बात। ठीक है, यहां पे देखो कैलकुलेशन ऑप्शन भी है, ऑटोमेटिक है ये। अगर आप मैनुअल करते हो तो क्या होगा भाई, मैनुअल में क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इक्वल 10 इंटू 5 3 करता हूं, गॉट इट। चलो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक क्रॉस आ रहा है, तो इससे क्या है, ऑटोमेटिक पे जब क्लिक करोगे तब ये चीज़ आपका फिर परमानेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, या नहीं तो आप देखो यहाँ कैलकुलेट ना हो। अगर मान लो कि मैंने सपोज यहाँ से कैलकुलेशन ऑप्शन को मैंने यहाँ मैनुअल किया और मैंने लिखा इक्वल 45 इंटू 9। ठीक है, ये देखो क्रॉस आ रहा है, बीच से कटा हुआ आ रहा है। यहाँ से मैं जाता हूँ कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो कैलकुलेट हो गया। ये था ऑप्शन जिसका शॉर्टकट क्या था, F9। F9 ये चीज़ का स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना। F9 किसका शॉर्टकट है, कैलकुलेट नाउ का। ठीक है, इसका एडवांस यूज भी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट शीट भी है। मान लो, ध्यान देना, ये तो F9 है। कैलकुलेट शीट का जो शॉर्टकट है ना वो शिफ्ट के साथ F9 है। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है, शिफ्ट के साथ F9 ये पूरे शीट को ही कैलकुलेट करेगा एक बार, ध्यान देना। तो दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, क्योंकि मैं अभी इसको डिलीट करूंगा। ओके, चलो डिलीट करता हूँ। यहाँ देखो अभी क्या है कि अगर मैंने यहाँ कैलकुलेशन ऑप्शन में मैं जाता हूँ और ऑटोमेटिक की जगह मैंने मैनुअल कर लिया। ओके, मैनुअल तो ऑलरेडी है, एक्चुअली मुझे लगा कि मैंने ऑटोमेटिक कर लिया। अब यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वल्स 12 इंटू 9 प्लस 34 माइनस 5। फिर यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ इक्वल्स ऐसा कुछ भी इंटू 90%। यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ 12 इंटू 9 माइनस 5। यहाँ इक्वल छूट गया है, चलो इक्वल। अब ये तीन अलग अलग शीट है और तीनों अभी तीनों मैनुअल कैलकुलेशन में। यहाँ जो है शिफ्ट के साथ या तो आप F9 प्रेस करो या इस ऑप्शन पे क्लिक करो, देखो पूरा शीट का कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे नंबर थोड़ा लंबा है जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या करोगे, कंट्रोल 1 दबाओगे, यहाँ से इसको क्या करोगे, नंबर में ले लेना, डेसिमल प्लेसेस को हटा देना, ओके कर देना। और यहाँ देखो हैज आ रहा है, विड्थ कम है, यहाँ से डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जाना कि फॉर्मूला टैब्स में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनका क्या इस्तेमाल है, किस ऑप्शन का क्या शॉर्टकट है। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में उसको भी कवर करूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप लोग भी इसका प्रैक्टिस करना और उम्मीद करता हूँ समझ जाओगे आसानी से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकियों तक भी पहुँचे। चैनल पे अगर आप नए आए हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या पुराने यूज़र भी है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ या जब भी मैं लाइव आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो या लाइव क्लासेस जो भी मैं लेता हूँ वो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।